नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम करंट अफेयर 13 मार्च 2025 का करेंगे। देखेंगे सबसे पहला न्यूज़ क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के साथ। और ये सबसे पहला न्यूज़ है जो पाकिस्तान में ट्रेन घेराबंदी हुआ है, यानी कि ट्रेन सीज हुआ है। ठीक है, हाईजैक हुआ है। तो क्या है थोड़ा देख लेते हैं कि बलूच बलूच अलगवादी आंदोलन का ऐतिहासिक संदर्भ है। किससे रिलेटेड है? बलूच अलगवादी आंदोलन का इतिहास। मतलब जो बलूचिस्तान जो है वो अलग देश मांग कर रहे हैं पाकिस्तान से। इसी के बीच में क्या हुआ था कि पाकिस्तान में एक उग्रवादी समूह जिसको बोलते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी ने 340 ट्रेनों यात्रियों को बंधक बना लिया है। ठीक है ना। कारण यही है कि वो लोग चाहते हैं कि बलूच जो है एक अलग देश होना चाहिए। ऐतिहासिक प्रसंगिकता मतलब बलूच विद्रोह जो है 1940 के दशक में सक्रिय था, जो पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। वही बात जो हमने बताया। ठीक है। अब मिलिटेंट ग्रुप है। कैसा ग्रुप है वो? मिलिटेंट ग्रुप है। चलिए हम लोग चलिए इससे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा प्रोविंस है, विच प्रोविंस इन पाकिस्तान इज होम टू बलूच लिबरेशन आर्मी BLA। तो वो होगा बलूचिस्तान। क्या होगा? बलूचिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत बलूच लिबरेशन आर्मी का घर है? तो बलूचिस्तान। ठीक है। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है ये देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश और उनके आंतरिक के बारे में जानेंगे, संघर्ष के बारे में, बेसिक ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड देयर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उसके बीच में जो क्या मन मुटाव है दोनों देश के बीच में वो हम लोग देखेंगे, भारत और अन्य उसके पड़ोसी देश में। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है थोड़ा देखें। भारत के 7 ऐसे देश हैं जो उसके पड़ोसी हैं और जो सीमा उसका सीमा जो है उसको साझा करते हैं, है ना। तो इंडिया का जो मैप है आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस एरिया में जो नॉर्थन ईस्टर्न एरिया है इधर चाइना का है ना। और इस एरिया में कौन है? बांग्लादेश है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या क्या कौन सा देश है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है जो POK के माध्यम से सीमित संपर्क है। ठीक है। तो अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा है। तो चलिए हम लोग और भी आगे देखते हैं कि मुख्य आंतरिक संघर्ष क्या है पाकिस्तान से। आखिर पाकिस्तान से हम लोग का क्या दिक्कत है थोड़ा देख लेके। राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद है ना। तो चलिए और भी देखते हैं क्या समस्या है हमारे पाकिस्तान से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हमारा स्थिर नहीं है। आतंकवाद का बड़ा गंभीर चलते रहा है। जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद है TTP, BLA, है ना, बलूचिस्तान वाले जो अभी हाल ही में न्यूज़ में है। और भारत पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? जब अगर पाकिस्तान में आतंकवाद लोग हैं तो भारत का उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो आतंकवाद और सीमा संघर्ष मतलब LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर संघर्ष विराम उल्लंघन है। ठीक है ना। तो ये हमारा दिक्कत हो सकता है कि LOC पर दिक्कत हो सकता है और आतंकवाद वहाँ के आतंकवाद यहाँ घुस सकते हैं। ठीक है। और चीन के साथ क्या है थोड़ा दिक्कत देखते हैं। चीन जो है ताइवान विवाद में हमेशा हमेशा न्यूज़ में रहता है और हाल ही में हमने ताइवान के बारे में भी बताया था। ठीक है। और मानवाधिकार उसका मुद्दा वहाँ चलते रहता है। तो चीन में समस्या क्या आता है? वही जो बताया, ताइवान पर नियंत्रण का विवाद आता है समस्या। तिब्बत और सिंजियांग में मानवाधिकार हनन हो रहा है, उसके विषय में आपको वहाँ पे समस्या आता है। लेकिन इससे भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा? चीन का जो समस्या है इससे भारत का यह प्रभाव पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सीमा विवाद व्यापार असंतुलन रहता है उसके कारण से। ठीक है ना। चलिए नेपाल का थोड़ा देख लेते हैं। नेपाल का भी वही स्थिति है, वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता उथल पुथल होते रहता है। चीन पाक का प्रभाव नेपाल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। समस्या क्या है नेपाल का? थोड़ा सरकार के बार बार बदलाव होता है। भारत नेपाल संबंधों में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी
हो रहा है, ये समस्या है नेपाल में। ठीक है, भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सीमा विवाद हो सकता है, जो काला पानी क्षेत्र है आपका, है ना, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध में प्रभाव पड़ सकता है भारत को। ठीक है, चलिए और भी हम लोग और भी देश का देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश है, रोहिंग्या, बांग्लादेश में क्या है, रोहिंग्या शरणार्थी संकट और राजनीतिक स्थिरता, वहाँ भी राजनीतिक स्थिरता। हाल ही में बांग्लादेश का जो हमारे प्रेसिडेंट थी वो क्या कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है ना। तो समस्या वही है कि रोहिंग्या जो है भारत में एंट्री ले लेते हैं, कट्टरपंथी चलता है, हिंदू मुसलमान का विवाद होते रहता है ना। भारत पर प्रभाव, अवैध प्रवासन, मतलब कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बिना वीज़ा या बिना किसी परमिशन से वो एंट्री लेने की कोशिश करते हैं इंडिया में। सीमा सुरक्षा, व्यापारिक रिश्ते, ठीक है। म्यांमार का क्या है, सैन्य शासन और नागरिक संघर्ष, वहाँ पे जो सेना वाला शासन है और नागरिक संघर्ष है चल रहा है वहाँ पे, इन दोनों के बीच में संघर्ष है। समस्या क्या है, 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। 2021 में क्या हुआ था, सैन्य तख्ता पलट हुआ था, जातीय संघर्ष, जो रोहिंग्या वहाँ भी है, कचिन और कारेन विद्रोह है वहाँ पे, ठीक है। तो भारत का क्या प्रभाव पड़ सकता है, सीमा पर प्रभाव पड़ेगा, उग्रवाद होगा, अवैध तस्करी चलेगा, मतलब सामान अवैध तरीके से आएंगे जाएंगे, है ना। अफगानिस्तान, तालिबान शासन और आतंकवाद, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ पे तालिबान का शासन और आतंकवाद चल रहा है। तो इसमें समस्या क्या है, वहाँ की सरकार तालिबान सरकार है, महिलाओं का अधिकार का हनन हो रहा है वहाँ पे, आतंकी संगठनों का मौजूदगी हो रहा है, मतलब बहुत सारा आतंक लोग आ रहे हैं। ठीक है, भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, भारतीय निवेश खतरे में है और दक्षिण एशिया में सुरक्षा चिंताएं हैं। उसी तरह सेम है आपका, भूटान जो है सबसे स्थिर पड़ोसी है, ठीक है, लेकिन चीन का दबाव बढ़ रहा है। भूटान में वैसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, बट वहाँ पे चीन का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण से भारत को भी दिक्कत हो सकता है। तो समस्या क्या है, चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है भूटान में, और वहाँ का आर्थिक निर्भरता, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी वहाँ का थोड़ा सा खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो रणनीतिक सहयोग करना पड़ेगा, जल विद्युत परियोजना बनाना पड़ेगा भूटान के साथ, भारत का ये सब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी आगे देखते हैं कि हम लोग अगर आरआरबी एनटीपीसी के और ग्रुप डी के तहत से देखेंगे तो क्या और भी महत्वपूर्ण हमारे, तो आखिर वहाँ पे ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया पाकिस्तान में, तो उससे रिलेटेड हम लोग इंडिया में क्या पढ़ सकते हैं ना। ट्रेन को हाईजैक करना एक आम बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे रेलवे सुरक्षा भूमिका देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा देख लेते हैं, क्या रेलवे सुरक्षा है ना, भारत में रेलवे सुरक्षा क्या है। तो भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, कितना। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत कितने नंबर में रेलवे नेटवर्क पे आता है, सबसे बड़ा में, तो वो चौथा नंबर, जिसकी सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती है ना। वहाँ सुरक्षा, इतना बड़ा नेटवर्क है तो सुरक्षा भी तो चुनौती के रूप में आएगा ना, कि हर जगह सेम तरीके से सुरक्षा देख पाना ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रेलवे सुरक्षा मुख्य रूप से दो विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाती है ना। रेलवे जो सुरक्षा देती है वो कौन देती है, आरपीएफ देती है और जीआरपी देते हैं। तो ट्रेनों, स्टेशनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है कौन, आरपीएफ। याद रखेंगे, ट्रेन में कुछ होगा, स्टेशन में कुछ होगा और यात्री को कुछ होगा, उसका कौन जिम्मेवार होंगे, आरपीएफ उसका। और ग्रामीण एवं शहरी पुलिस, जीआरपी। रेलवे परिसरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीआरपी है, ठीक है ना। तो चलिए और भी हम लोग आगे देखते हैं कि इसका उपाय क्या है, सुधार क्या है, मुख्य खतरे क्या क्या हो सकते हैं, ये सब है। ट्रेन में क्या है खतरा, क्या क्या सब, ट्रेनें में चोरी और लूट होती है, आतंकवाद हमले और बम धमाके हो सकते हैं, रेल दुर्घटना होती है, जहाँ ट्रैक फेलियर, ट्रेन टकराव, जैसे मतलब जैसे ये ट्रेन का पटरी है और ट्रेन इस पर चल रही है, तो थोड़ा सा पटरी से अलग हो जाता है, उसी को ट्रैक फेलियर बोलेंगे। और किसी दो ट्रेन आपस में टकरा जाना, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। मानव रहित क्रॉसिंग पर हादसे, मतलब जो
हमारे क्रॉसिंग दिए रहते हैं रेलवे वाले, उस पर बहुत हादसे होते हैं। कोई आदमी बिना फाटक बिना खुले वो कोई पार होने की कोशिश करता है जल्दबाजी में, तो हादसे हो सकते हैं। ये सब खतरे हैं। सुरक्षा क्या है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगा लेना चाहिए। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जो 139 है। महिला सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान चल रहा है। बुलेट ट्रेन और आधुनिक ट्रैफिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाना चाहिए। हर जगह ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो बुलेट ट्रेन होना चाहिए। चलिए, और क्या है अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का, क्या है थोड़ा रोल देख लेते हैं हम लोग। विश्व भर में रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाए जाते हैं। जैसे यूरोप में यूरोपियन रेलवे सेफ्टी, वहाँ पे 2 ठो है। क्या है ETCS, जो यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है। वहाँ पे पूरा ट्रेन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से सिस्टम से चलती है। पूरा ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक से सिग्नल सिस्टम से चलती है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। वहाँ पे ट्रेन की ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जापान में सिंक्नेशन बुलेट ट्रेन सुरक्षा है। जैसे अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है हर ट्रेन में। क्या है वहाँ जापान में ये सिस्टम लगा। भूकंप के दौरान ट्रेनों को रोकना ऑटोमेटिक वहाँ पे पता चल जाता है, तो वो ट्रेन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। मैग्नेटिक लेविएशन लगा हुआ है जिसको मैगले बोलते हैं। घर्षण रहित सुरक्षित ट्रेन संचालन। अमेरिका में क्या है थोड़ा रेल सुरक्षा, ये देखें पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल वहाँ पे है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने का तकनीक है पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल। फ्राइट ट्रेन सिक्योरिटी, मालगाड़ी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है अमेरिका में। ठीक है, तभी तो आज अमेरिका बड़े पायदान पे अपना नाम किए हुए है ना। तो चलिए हम लोग, तो भारत को भी क्या करना चाहिए कि इन सब से थोड़ा कॉपी करना चाहिए और अपनाना चाहिए इन नीतियों को। ठीक है, तो चलिए और एक अभी फिलहाल न्यूज़, दूसरा न्यूज़ के आते हैं कि जो महंगाई है थोड़ा घटता नज़र आ रहा है, और महंगाई से क्या प्रॉब्लम होगा और उसका क्या जोग्राफिकल इम्पैक्ट होगा वो देखेंगे, भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो इंडिया रिटेल्स इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड, जो महंगाई है 7 महीनों में कम होके 3.6% हो गई है, जो कि पहले 4% थी, 4% से घट के, तो ये पॉजिटिव साइन है कि चलो महंगाई थोड़ा घटा है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कहाँ कहाँ कौन सा फैक्टर महंगाई को प्रभाव डाल रही है, प्रभावित कर रही है कि डिक्रीज इन वेजिटेबल, सब्जियों के दाम गिरी है। दाल का दाम गिरा है, पल्सेस दाल वगैरह जितने दाने पल्सेस होते हैं उसके दाम में गिरावट आई है। एग प्राइसेस, अंडे के दाम में गिरावट आई है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ भारत की खुदरा इन्फ्लेशन फरवरी 2025 में 7 महीने से निचले स्तर पर आ गई है। ठीक है, तो ये सब्जी दाल अंडे की कीमत की कमी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। और जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा, भौगोलिक का असर। उससे पहले हम लोग सवाल कर लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स है कि रिटेल इन्फ्लेशन। तो ये देखो, अंडा का दाम घट गया, सब्जी का दाम घट गया, तो ये सब कहाँ, ये सब सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेल इन्फ्लेशन है। ये सब क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेलर लोग के लिए। तो कौन इंडेक्स जो है रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का मेजर करता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मेजर करता है ना। कौन इंडेक्स मेजर करता है, CPI। तो भारत का खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचांक का उपयोग किया गया है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचांक का। ठीक है, तो CPI ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं एग्जाम में, कंफर्म है 100%। ऐसा एक सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में। तो कोशिश करिएगा कि चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड थ्योरी। तो क्या थ्योरी है, इन्फ्लेशन ट्रेंड, कैसा इन्फ्लेशन चल रहा है और इम्पैक्ट क्या हो रहा है गांव और शहर में इन्फ्लेशन का, महंगाई का क्या इम्पैक्ट है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि भाई इन्फ्लेशन है क्या। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती है और पैसे की क्रय शक्ति घटती है ना, मतलब पैसा का वैल्यू घटता है और वस्तु का कीमत बढ़ता है, तो इसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। कुल मिला के ओवरऑल
हम लोग इसे महंगाई एक शब्द में बोल सकते हैं, महंगाई। तो महंगाई जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? हम लोग महंगाई मापने का दो तरीका होता है, एक सीपीआई होता है, एक डब्ल्यूपीआई होता है। जो सीपीआई होता है वो आम जनता पर महंगाई का प्रभाव दिखता है, और डब्ल्यूपीआई जो थोक बाजार की कीमतें उतार चढ़ाव दर्शाती है उसे हम लोग डब्ल्यूपीआई, इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और हिंदी में इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं और थोक मूल्य सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, तो जो डब्ल्यूपीआई है वो होलसेल है, मतलब बड़े बड़े थोक बाजार के लिए नापा जाता है वहाँ पे, और सीपीआई जो है हम आम रिटेलरों के लिए नापा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी क्या है इन्फ्लेशन में। तो भारत का इन्फ्लेशन जो है, अभी जो करंट ट्रेंड है इन्फ्लेशन का, किस पे प्रभाव, मतलब कौन से चीज़ों पे प्रभाव हो रहा है इन्फ्लेशन का, तो वो अभी हम लोग का सबसे पहला है कि फूड इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे सब्जियों दालों और दूध उत्पादक की कीमतें बढ़ी है ना। तो ये इन्फ्लेशन है एक तरह का, जो सब्जियां ये सब का दाम जो बढ़ जाते हैं अचानक, है ना। फ्यूल इन्फ्लेशन, ईंधन पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें सीधा असर परिवहन और अन्य उद्योगों पर पड़ता है। अगर पेट्रोल और डीजल अगर महंगा हो जाएगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी महंगा हो सकता है ना। अगर सामान कहीं बाहर से आ रहा तो कहीं ना कहीं लोड होके आ रहा है, तो वो पेट्रोल और डीजल पे ही डिपेंड करेगा। अगर डीजल महंगा होगा तो सामान भी महंगा हो जाएगा, अगर डीजल के दाम कम होगा तो सामान में भी गिरावट नज़र आएगा। तो पिछले कुछ दिनों से आई थिंक डीजल पेट्रोल के दाम कुछ रुपये घटे हैं। तो कोर एक होते हैं कोर इन्फ्लेशन, इसमें खाद और ईंधन को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें शामिल होती है। ठीक है ना। खाद और ईंधन मतलब ये ईंधन का हो गया, वही पेट्रोल और डीजल को छोड़ के बाद बाकी सभी को हम लोग कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी इसमें क्या है थोड़ा देखते हैं। तो ग्रामीण और शहरों में क्या इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ रहा है वो देखते हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों का प्रभाव क्या हो रहा है। बढ़ती खाद की कीमत से क्या प्रॉब्लम होगा, ग्रामीण जनता की आय कम होती है, जैसे खाद्य वस्तुओं को महंगी लगती है, वस्तुएं महंगी लगती है ना। डीजल की कीमतें का असर, कृषि लागत बढ़ जाती है जिससे किसान प्रभावित होते हैं, है ना। अगर डीजल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है इरिगेशन सिस्टम बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, और कृषि का जो भी है सब महंगा हो जाएगा। रोजगार संकट बढ़ जाएगा, है ना। अगर महंगाई हो जाएगा, गांव में क्या होता है रोजगार संकट होता है, महंगाई बढ़ने पर गांवों में नौकरी का अवसर घटते रहता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सरकारी योजनाओं पर निर्भरता हो जाएगा, मनरेगा जैसी योजनाओं की मांग बढ़ती है, इसीलिए बढ़ती है क्योंकि वो महंगाई बढ़ जाती है ना। तो महंगाई बढ़ जाती है तो मनरेगा जैसा अगर कहीं काम नहीं मिलेगा तो मनरेगा में काम मिलेगा, तो लोगों को थोड़ा सा कम राहत, मतलब राहत जो होगा वो थोड़ा महसूस होगा, है ना। शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, इम्पैक्ट ऑन अर्बन एरियाज, रहने की लागत में वृद्धि, जहाँ रहेंगे किराया बढ़ेगा, बिजली बिल बढ़ेगा, गाड़ी का जो फेयर है परिवहन महंगा पड़ेगा, है ना। खपत में गिरावट, महंगाई बढ़ने से लोग कम खर्च करने लगते हैं, अब जहाँ कम खर्च करने लगेंगे तो पैसा बाजार में नहीं आएगा, तो सप्लाई और डिमांड में कुछ देखने को मिलेगा। ब्याज दरों में वृद्धि, आरबीआई महंगाई रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाता है जिससे लोन महंगे हो जाते हैं, लोन महंगा हो जाएगा तो लोग कोई काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब है। नौकरी पर असर होता है, कंपनियों की लागत बढ़ती है जिससे नई नौकरियां में कमी आ सकती है। तो ये असर था आपका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो चलिए और भी थोड़ा हम लोग देखते हैं कि सीपीआई किसे बोलते हैं, उसका भौगोलिक क्षेत्र में क्या असर पड़ता है ना, क्या रोल है। तो अभी हम लोग जाने हैं कि सीपीआई एक सूचांक है, मतलब मेजरमेंट वाली मशीन है समझ लो, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं को और सेवाओं की औसत कीमतें बदलाव को दर्शाता है। मतलब जो हम लोग खरीदते हैं उसी का औसत कीमतें को सीपीआई दर्शाता है। ठीक है ना। तो यह इन्फ्लेशन का मापने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है सीपीआई। अगर महंगाई नापना है तो सीपीआई से नापेंगे। अभी इकोनॉमिक्स का टर्म में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे भौगोलिक रूप से देखना है। तो सीपीआई कैलकुलेशन में शामिल क्या क्या होता है, फूड आइटम, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और हाउसिंग,
ये सब सीपीआई में जब महंगाई काउंट होता है तो ये सब सभी को देखा जाता है ना। जैसे खाद्य पदार्थ, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो भारत में सीपीआई के कितने प्रकार होते हैं? भारत में सीपीआई के लगभग 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर और सीपीआई कंबाइंड, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिलकर गणना की जाती है। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, अगर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है तो फैक्ट्री और उद्योगों में काम करने वालों के लिए, कर्मचारियों के लिए सीपीआई IW होता है। ठीक है, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई AL होता है और ग्रामीण श्रमिकों के, मतलब जो ग्रामीण के लोग लेबर हैं, जो काम करते हैं, मजदूरी, बंधुआ मजदूर, तो वो जो है वो सीपीआई RL के अंदर आती है। और जो कंबाइंड है, जो सामान वगैरह जो है शहर और उसके लिए। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई को मापने की एजेंसी जो है केंद्रीय, मतलब CSO करती है। कौन करती है? केंद्रीय संख्यिकी कार्यालय, जो भारत सरकार। ठीक है, तो ये बहुत एजेंसी को जो मापता है वो कौन है? CSO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और आर्थिक भूगोल में इसका क्या रोल है, थोड़ा देख लेते हैं कि क्षेत्रीय में जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई दर का भिन्नता, ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में वस्तुओं की कीमत में अंतर पाई जाती है। ग्रामीण में कुछ दाम अलग होते हैं, शहर में दाम कुछ अलग होते हैं। ये उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के जीवन यापन की लागत में भी भिन्नता होता है। मतलब जो लोग उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी अंतर आ जाता है। ठीक है ना। सरकार की नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है जी? सरकारी वेतन और पेंशन संशोधन किया जाता है, जिसमें सीपीआई के आधार पर किया जाता है। जो अलाउंस होता है ना, पेंशन वगैरह, वो सीपीआई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, आरबीआई का मौद्रिक नीति, सीपीआई के आधार पर ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। अब देखो, आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो भी अपना बैंक से रिलेटेड में घटाता है या बढ़ाता है, इन्फ्लेशन को कम करने को, वो कहाँ से, सारा कुछ कहाँ से देखता है? सीपीआई से देखता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आरबीआई किससे, अगर महंगाई को लोन रेट या रेपो रेट ये सब बढ़ाता है तो किसको देख के बढ़ाता है? वो सीपीआई को देख के बढ़ाता है। ठीक है, औद्योगिक और सेवाएं क्षेत्रों पर प्रभाव, महंगाई बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि आती है। ठीक है ना। जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर में भी महंगाई का असर दिखेगा। सामाजिक और आर्थिक असमानता होगा, है ना। इनइक्वेलिटी आ जाएगा इसमें, इकोनॉमी में। ठीक है, जैसे क्या, गरीब और मध्यम वर्ग पर महंगाई का ज़्यादा असर दिखेगा। जो गरीब है और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उस पर महंगाई का असर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के अवसर नहीं रहेंगे। तो अगर सामान महंगा तो वो आ, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है ना, परचेजिंग पावर घटती है। ये खुद भी आप अपने से आकलन भी कर सकते हैं कि ये जो बात है वो सच है या नहीं है। तो चलिए हम लोग और भी देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, जो मोदी विजिट मॉरिशियस में चल रहा है, अभी 2 दिन का विजिट था। तो और मोदी उसमें क्या बात किए हैं वो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्फेसाइज फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशियन। ठीक है ना, इंडियन ओशियन को पूरा स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित हिंद महासागर पर जोड़ दिया है। तो क्या है, एक एग्रीमेंट साइन किए हैं, डिफेंस कॉपरेशन और लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट। किससे? मॉरिशियस से, है ना। तो मॉरिशियस में क्या है ना, आधा से अधिक भारतीय ही वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो मॉरिशियस में एक लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज भी चलता है वहाँ पे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा ओशियन इंडिया का प्राइमरी फोकस किया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए? तो वो है इंडियन ओशियन। क्या है? भारत की अपनी समुद्र सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से किस महासागर पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो वो है हिंद महासागर पर। इसमें है हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है आपका वो देखते हैं कि भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक रुचि क्या है, वो देख लेते हैं, है ना। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन जो है क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला सवाल ये उठाएगा
कि वो महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। IOR जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार और भू राजनीतिक रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन ओशियन जो रीजन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पे वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, पहला रीजन। दूसरा है कि जो समुद्री सुरक्षा, व्यापार और भूराज रणनीति देखता है, तो वहाँ का रणनीति बनाता है। महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है इसका? में महत्वपूर्ण कारण व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति होगी, है ना? भारत 90% व्यापार और 80% कच्चे तेल का आयात समुद्र के रास्ते से ही आता है। मतलब भारत का जो व्यापार है 90% समुद्र के ही रास्ते, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इंडियन ओशियन रीजन इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा जोर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिए हैं। 80% कच्चे तेल का आयात समुद्र के रास्ते आता है। जो तेल है, कच्चे तेल है, वो भी 80% वहीं से आते हैं। चीन की बढ़ती उपस्थिति, भारत की स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स नीति के तहत चीन की बढ़ती गतिविधियां हो रही है। चीन सारे तरफ से अपना रास्ता बना रहे हैं और इसलिए बना रहे ताकि टैक्स और लगा सके चीन अपना। तो ये बात भी ध्यान में खतरा में है, तो इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है इंडियन ओशियन रीजन पे। सुरक्षा चुनौती, समुद्र आतंकवाद हो रहा है, समुद्री लुटेरे हो रहे हैं, अवैध मछलियां पकड़ने की समस्या हो रही है। रणनीतिक द्वीपों की महत्व, जो आइलैंड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, है ना, भारत की समुद्री सुरक्षा कवच को मजबूत करते हैं। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण कारण है जो इंडियन ओशियन रीजन को और भी मजबूत बनाता है। ठीक है, तो भारत की रणनीति क्या है, इसके पीछे इंडियन पॉलिसी क्या है? तो इसका जो पहला पॉलिसी है सागर, क्या है? सागर सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए। किसके लिए है सागर? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलकर समुद्र सुरक्षा को बढ़ाना है। इसका सागर का काम क्या है? जितना पड़ोसी देश है उसके साथ मिलकर समुद्र का सुरक्षा और भी मजबूत करना है। ठीक है, भारतीय नौसेना की क्षमता वृद्धि करना है, जो INS होता है। ठीक है, विक्रांत और INS अरियंत जैसे एयरक्राफ्ट करियर और पनडुब्बी का विकास है। ठीक है, क्वाड है। क्वाड कौन से 4 देशों में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। कौन से 4 देशों का है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन को हम लोग क्वाड बोलते हैं। ठीक है, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये क्वाड बना हुआ है। आर्थिक और व्यापारिक हित के लिए, मतलब इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंटरेस्ट के लिए क्या है? ब्लू इकोनॉमी है, जो समुद्र संस्थानों को सतत उपयोग मछली पालन और तेल गैस अन्वेषण के लिए है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी उसको बोलेंगे। ईरान में चाबहार पोर्ट है और सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत समुद्री व्यापार का आसान बनाने के लिए चल रहा है। ठीक है, IMO हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन में भारत की सक्रिय भागीदारी है। पड़ोसी देश के साथ संबंध, रीजन डिप्लोमेसी क्या है? पड़ोसी देश के साथ क्या संबंध है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मालदीव, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ रक्षा सहयोग है, हो रही है। इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन 23 देशों का संगठन है। IORA कितने देशों का संगठन है? ये सब जो डाटा वाला क्वेश्चन है, डाटा फैक्ट, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये याद रखना है। जैसे क्वाड में 4 है ना, तो ये डाटा में अब यहाँ पूछ देगा IORA में कितना संगठन है, कितने देशों का, जिसमें भारत नेतृत्व कर रहा है, मतलब भारत लीडरशिप कर रहा है। ठीक है ना, भारत की तरफ से आगे सबसे मतलब पहला काम भारत ही अगुवाई कर रहा है। हिंद महासागर नौसेना संगठन, ठीक है, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये है आपका, कुछ और भी है ना, तो और है, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, हाँ हो गया 1 2 3। चलिए, और भी हम लोग, और भी न्यूज़ क्या था, एक लास्ट न्यूज़ है आपका। US ने टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं स्टील और एल्युमिनियम में, तो ये ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट के अंदर आता है। तो क्या किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने? स्टील को और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ बहाल कर दिया है और यूरोपियन संघ 26 यूरो बिलियन मूल्य का अमेरिका सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाया है। ठीक है ना,
तो ये अलग से कितना मिलियन बिलियन का लगाया है, 26 बिलियन का। क्या है, ये यूरो का साइन होता है, कितना था, यूरो का। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या है थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स, कौन सा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को नियंत्रित करता है, WTO, IMF, UN और विश्व बैंक। तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को नियंत्रित करता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य सिद्धांत और वैश्विक बाजार, विश्व बाजार में भारत का क्या भूमिका है, ये दोनों थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल होता है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, जब दो या अधिक देश का वस्तुओं, सामान, सेवाएं, ठीक है, पूंजी का आदान प्रदान करते हैं तो हम लोग उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। मतलब दो देश के बीच में जो भी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल है, ट्रेड का मतलब क्या हुआ, बाय सेल हो रहा है। क्या हो रहा है, बाय सेल, यानी कि एक देश खरीद रहा है तो दूसरा देश क्या, एक देश खरीद रहा है, बाई कर रहा है, तो दूसरा इसी को क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा, है ना। तो इसी को हम लोग बाय सेल पॉलिसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड बोलेंगे। और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो इसका बहुत विश्व अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और देशों का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका की कंपोनेंट क्या क्या है भाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट हम लोग किसे किसे कहते हैं, जब कोई देश अपनी वस्तुओं और जो सर्विस है, सर्विस दूसरे देशों को बेचता है उसे हम लोग बोलेंगे एक्सपोर्ट। मतलब हम लोग अपना सर्विस या कोई वस्तु दूसरे देश में बेच रहे हैं उसे हम बोलेंगे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देश के नजरिए से वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इंपोर्ट किसको बोलेंगे, जब कोई देश अन्य देशों की वस्तुओं और सेवाएं खरीदता है। जब हम लोग कुछ खरीदते हैं तो जैसे तेल वगैरह बाहर से ले रहे हैं तो क्या होगा, इंपोर्ट होगा। बैलेंस ट्रेड किसको बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, निर्यात और आयात के बीच का अंतर को हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। मतलब एक्सपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ई माइनस आई को हम लोग BOT भी बोलेंगे। फॉर्मूला बना सकते हैं आप लोग, BOT इज इक्वल टू ई माइनस आई, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, देशों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक क्या संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय का था रोल। ठीक है, तो चलिए और भी रोल है। भारत की वैश्विक भूमिका क्या है, इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में भारत का सबसे पहला बड़ा रोल है जो IT सेवाएं हो रहे हैं, है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक है। मतलब भारत जो है इंपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना। कपड़ा और परिधान, भारत का हाथ का कारखाना है, रेडीमेड गारमेंट्स की विदेशों में भारी मांग है। ठीक है ना। तो औषधि मतलब भारत में फार्मा और मेडिकल का भी प्रोडक्ट भारत के दुनिया और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है भारत को। ये भी याद रखना है, दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो वो हमारे भारत को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जड़ी बूटी वगैरह, चाय, मसाले और कृषि उत्पाद, भारत चाय, मसाले और अनाज का बड़ा निर्यातक है। ठीक है ना। चलिए, हीरे और आभूषण का भी है, भारत दुनिया में हीरे तराशने और निर्यात करने में अग्रणी है, आगे है। चलिए, तो भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारी हम लोग देख लेते हैं, किसके साथ भारत व्यापार साझेदारी ज़्यादा करता है। तो वो सबसे पहला है अमेरिका में, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। चाइना से भी करता है और यूरोपियन यूनियन से भी करता है और UAE से भी करता है, जो सऊदी अरब वाले पास। सऊदी अरब से क्या लेता है, कच्चे तेल का लेता है। यूरोपियन यूनियन से क्या क्या लेता है, औद्योगिक और कृषि उत्पाद का सामान खरीदार, बड़ा खरीदार है। और चाइना से क्या लेता है, बड़ा आयात स्रोत लेता है ना। चलिए, भारत के व्यापार नीति का समझौता। तो चलिए, एक है आपका मेक इन इंडिया। ये सबसे बचने के लिए भारत क्या कर रहा है कि भारत का सामान ही बनाओ,
भारत का विनिर्माण हब बनाने का पहल चल रहा है, मेक इन इंडिया, यहीं का सामान यहीं में ज़्यादा चल रहा है ना। तो आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, बनाने का कोशिश हो रहा है कि अगर हम लोग ये सब से आत्मनिर्भर खुद पे निर्भर करेंगे तो हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर नहीं होंगे, तो हमारा रुपीस जो है उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। घरेलू उत्पादक और निर्यात बढ़ाने की योजना चल रही है, RCEP से बाहर रहना है भारत को, इस व्यापार समझौता में बाहर रहकर अपना उद्योग की रक्षा की है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भारत वैश्विक व्यापार नीतियों का के निर्माण में सक्रिय भागीदारी है, ठीक है ना। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कर रहा है, जैसे अभी मॉरिशस में हो रहा है, तो FTA हो रहा है कि मुफ्त में आना जाना चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि व्यापार युद्ध, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड वार्स ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज में क्या। तो सबसे पहले ट्रेड वार किसे बोलेंगे, है ना। जब दो देश या अधिक देश आयात इंपोर्ट टैरिफ, निर्यातक प्रतिबंध, मतलब एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाता है और इंपोर्ट में क्या और भी ज़्यादा पैसा लगाता है, मतलब और भी महंगा कर देता है, तो अन्य व्यापारिक बाधाओं लगाकर एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो अभी फिलहाल किसके किसके बीच में होना देखने को मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में, वहाँ टैरिफ में कुछ गेम हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं इससे और भी रिलेटेड। हाल ही में प्रमुख व्यापार युद्ध कहाँ का कब हुआ है, 2018 में अमेरिका बनाम चीन अब तक जारी है, अब तक व्यापारिक संघर्ष जारी है। रूस बनाम यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप और रूस व्यापारिक प्रतिबंध चल रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच अभी जो हम लोग हाल फिलहाल देख रहे हैं, तो ये सब ट्रेड वार है। ट्रेड वार मतलब क्या कहता है ना कि दोनों देश एक दूसरे के लिए नुकसान साबित होता है, मतलब जानबूझकर सामान का दाम कीमत बढ़ा देना, कीमत सामान का दाम पे नहीं रहता, वो एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है, जिसके कारण से ऑटोमेटिक है कि वहाँ का, जैसे मान लो कि अगर कोई देश है, अमेरिका है और एक यूरोपियन यूनियन है, कि ये मान लो यहाँ से सामान यहाँ बेच रहा है, ठीक है। तो अब अमेरिका का जो सरकार है वो क्या करेगा, इस पर जानबूझ के टैरिफ लगा देगा, मतलब एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देगा, महंगा और महंगा कर देगा इसको। तो जब ये महंगा कर देगा तो जो एक्चुअल रेट में उसको मिलता था, तो यहाँ के लोगों को क्या होगा कि वहाँ के लोगों को वो सामान महंगा मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, उस पर डिपेंडेंट कम होना चालू करेंगे, तो क्या फिर एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहाँ का जो करेंसी पे जो प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं प्रभाव, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का करेंसी कमजोर होगा। तो ये इस तरह वार को हम लोग ट्रेड वार कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट क्या है इंडियन इंडस्ट्री में वो देखते हैं। तो दो तरह का इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट। क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट, निर्यात का बढ़ावा, जब अमेरिका ने चीन को प्रतिबंध लगाया तो भारत को एक अल्टरनेटिव सप्लायर मिल गया, फायदा हुआ, है ना। और IT और फार्मा सेक्टर के लाभ हो गया, अमेरिका कंपनियां भारतीय सॉफ्टवेयर और दवाओं पर ज़्यादा निर्भर होने लगी है। तो भारत, अमेरिका क्या करता है, सुनो ध्यान से, अमेरिका के जो कंपनी है, अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर बनाने का जो खर्च होते हैं, मान लो अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर बनाने में 100 रुपये के खर्च आते हैं, तो वही अगर अमेरिका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भारत को देता है तो उसे मात्र 50 रुपये का खर्च गिरता है, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका खुद ना ही सॉफ्टवेयर खुद ना बना के वो क्या करता है, भारत से सॉफ्टवेयर बनाता है। अब जब भारत से सॉफ्टवेयर बनाता है, यहाँ के लोग क्यों ऐसे 50 रुपये खर्चे पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के जो भारत के जो लोग हैं वो कम पैसे में काम करने के लिए रेडी रहते हैं। इसीलिए अगर जो लेबर हैं या फिर जो भी लेबर हैं वो अगर कम पैसे में खर्चे करें तो यहाँ के लोग जो ओवरऑल जो खर्चे पड़ेंगे वो कम पड़ेंगे। तो इसमें अमेरिका का क्या होता है, फायदा होता है। इसीलिए अमेरिका जो सॉफ्टवेयर है ना, जनरली भारत पे डिपेंड करता है और सारे भारत पे ही सॉफ्टवेयर, जैसे TCS जैसे कंपनी, इन्फोसिस जैसे कंपनी, ये सब सॉफ्टवेयर बनाती है और बना के वापस ये प्रोजेक्ट अमेरिका से लेती है और ये सॉफ्टवेयर सर्विस देती है।
जैसे इन्फोसिस हो गया, ये सब सारे कंपनी ये सब काम करती है, ठीक है ना। तो ये था नई बाजार। चलिए और भी हम लोग थोड़ा देख लें। नकारात्मक क्या प्रभाव है भाई? कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, व्यापार युद्धों में स्टील, एल्युमिनियम, तेल और अन्य आवश्यक सामग्रियों की कीमत बढ़ जाती है। भारतीय एमएसएमई उद्योग पर दबाव हो जाता है। छोटे उद्योग और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की कठिनाई होती है ना। छोटे उद्योग और बड़े उद्योग वाले में थोड़ा सा टकराव चालू हो जाता है। ये नेगेटिव प्रभाव है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब जो बड़ा इन्वेस्टर रहेगा, बाहर सामान नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? भारत अपने ही देश के अंदर बेचेगा ना। तो अपने ही देश के अंदर जब वो बेचेगा तो जो छोटे छोटे उद्योग है, छोटे 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 कंपनियां हैं, उन पर असर पड़ेगा ना। क्योंकि वो तो उसके पास तो भारी मात्रा में रहेगा, एक बार खत्म होगा दोबारा उसे बना नहीं सकते हैं। लेकिन वो जो बड़े कंपनियां हैं वो उसे बहुत जल्दी में वो फुलफिल अपना काम जनरली है। टैरिफ अगर बढ़ता है तो ये नेगेटिव बात है छोटे छोटे उद्योगों के लिए। विदेश एफडीआई जो होता है उसमें गिरावट होगा। लोग निवेश कम कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो है अंदर आने में। जैसे मान लो हमारे यहाँ की कंपनी बाहर में निवेश करेंगे, वो कम करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बताइए, आज के लिए इतना ही था। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपकी जो करंट अफेयर डेली ला रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, स्टैटिक जीके के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार सेशन है। तो आप हमें बताइएगा कि कौन सा पार्ट हमारे अच्छे लगे हैं। और इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एमसीक्यू प्रदान करूंगा। आप लोग कोई हमारे चैनल देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों को भी मिले। थैंक यू।